हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडी शिफ्ट। हम पढ़ रहे हैं आर एस शर्मा की एशियन इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 29, डेवलपमेंट्स इन फिलोसफी। तो फिलोसफी आप सभी को पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। तो इसमें हम उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं पढ़ने वाले, लेकिन एक जो बेसिक नॉलेज होती है वो इस चैप्टर में आपको दी गई है कि जो फिलोसफी है उसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। तो ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है, साथ में इसे ऑक्सफोर्ड ने पब्लिश किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। आपके जो एग्जाम्स होते हैं, खासकर जैसे कि यूपीएससी होता है, तो उसमें काफ़ी जो चीज़ें होती हैं इन बुक से पूछ ली जाती है। आप चाहे तो अपने नॉलेज पर्पस के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हम इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है उस पर भी हम वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी तरह के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं वो सब भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 29 को, डेवलपमेंट्स इन फिलोसफी। तो चैप्टर का नाम जैसे कि हमने देख ही लिया, डेवलपमेंट्स इन फिलोसफी। देखिए, बेसिकली मैं कोई फिलोसफी की टीचर तो हूँ नहीं, लेकिन इस बुक में जिस भी तरह से यहाँ पर फिलोसफी को बताया गया है पूरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले जानते हैं हम गोल्स ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर बात की गई है जो लाइफ के गोल्स है उनके बारे में। Once the state and the one divided social order have been firmly established, the ancient thinker advocated that a person should strive for the attainment of four goals। ठीक है, अब यहाँ पर बात कही गई है, हम सबको पता है वर्ण पहले व्यवस्था थी, पूरी तरह से सोशल ऑर्डर थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य, शूद्र। अब जब उनको पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर दिया तो यहाँ पर जो लोगों का एक अल्टीमेट गोल होता था अपनी लाइफ को लेकर, वो होता था कि वो अपनी ज़िंदगी में जो चार ये गोल्स हैं, ठीक है ना, वो इनको पूरी तरह से कर पाए, क्योंकि उसी को बाद में फिर मोक्ष का दरबार बताया जाता था। तो दीज वर रेगुलेशन ऑफ द सोशल ऑर्डर और द धर्म, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और अर्थ, फिजिकल फीचर और काम, साल्वेशन और मोक्ष। तो यहाँ पर जो चार चीज़ें बताई हैं, ठीक है, जो आप किसी भी सोशल ऑर्डर को रेगुलेट कर सकती है और आपकी लाइफ में जो रेगुलेट कर सकती हैं। सबसे पहला है धर्म, ठीक है, कि धर्म होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी ज़रूरी है। जब कुछ होगा ही नहीं इकोनॉमिकली आपके पास तो खाओगे पियोगे क्या, ठीक है। उसके बाद है जो इकोनॉमी रिसोर्सेज है उसको अर्थ भी बोलते थे। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है फिजिकल जो प्लेजर है उसकी बात की गई है, जिसे बोलते थे काम, ठीक है। फिर बात की गई है साल्वेशन की, जिसको बोलते थे मोक्ष। तो ये चार जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट गोल्स बताए हैं लाइफ के, तो इन पर ज़्यादा फोकस किया गया है इस चैप्टर में। ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव वॉज एक्सपाउंडेड इन राइटिंग एंड मैटर रिलेटिंग टू इकोनॉमी वर ट्रीटेड इन द अर्थशास्त्र। इनको सबको बताने के लिए जो चार हमने ये गोल पढ़े ऊपर, इनको अच्छे से लोगों को समझाने के लिए इनके ऊपर आपको बहुत सारे राइटिंग पार्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे इकोनॉमी अगर आपको पढ़नी है तो अर्थशास्त्र से अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिसे कौटिल्य या हम कहें तो चाणक्य थे, उन्होंने लिखा था। लॉ गवर्निंग द स्टेट एंड सोसाइटी बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द धर्मशास्त्र। जैसे कि हम सबको पता है जब स्टेट को चलाना होता है तो वहाँ पर लॉ बनाने की ज़रूरत होती है, कोई भी लॉज वगैरह बनाने की ज़रूरत होती है किसी भी सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए। और उस लॉ बुक को या उन शास्त्रों को हम क्या बोलते हैं, धर्मशास्त्र बोलते हैं, क्योंकि उसमें बातें लिखी हुई है धर्म से जुड़ी हुई। जो फिजिकल प्लेजर की अगर बात करें तो उसको डिस्कस किया गया है काम सूत्र में। ओके, all these three branches of knowledge were primarily concerned with the material world and its problem। अभी जितनी भी ब्रांचेस हम पढ़ेंगे नॉलेज की, ठीक है ना, ये ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, इसमें बेसिकली जिन चीज़ों के बारे में बात की गई है वो जुड़ी हुई है मटेरियल वर्ल्ड से और उसकी प्रॉब्लम से। मटेरियल वर्ल्ड मतलब जो भी चीज़ें हमें एक हार्ड फॉर्म में दिखाई दे रही हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। मटेरियल वर्ल्ड जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। दे ओकेजनली टच मार्जिनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ साल्वेशन। तो यहाँ पर हमारा जो साल्वेशन का क्वेश्चन है वो अराइज होता है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो साल्वेशन और मोक्ष बिकम द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑन दर्शना और फिलोसफी। इट मीन द डिलीवरेंस फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ विच वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय द गौतम बुद्ध। देखिए, पहली बार जो मोक्ष की बात थी वो कही थी गौतम बुद्ध ने कि क्या है, ये एक साइकिल है जो आपकी जन्म से लेकर मृत्यु तक को पूरा करती है। बट लेटर एम्फेसाइज्ड बाय सम ब्राह्मणिकल फिलोसफर। लेकिन बाद में कुछ ब्राह्मण जो फिलोसफर्स होते हैं वो भी आते हैं और वो भी इस चीज़ को और अच्छे से हमें बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहली बार जो इस बात को कहा वो कहा गौतम बुद्ध ने कि ये एक साइकिल है, ठीक है ना, जन्म और मृत्यु की। अब जैसे जैसे जो क्रिश्चियन इरा है उसकी बिगिनिंग होती है तो यहाँ आपको 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। 6 स्कूल जो फिलोसफी के हैं वो डेवलप होते हैं, जिसमें एक होता है ये सांख्य, योग, न्याय, वैशिका, मीमांसा और वेदांता, ठीक है। अगर मैं इनमें से अगर मैं किसी भी नाम को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बस ये है कि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से यहाँ पर पढ़ने की, समझने की कोशिश करिए, और जिस भी तरह से आप इन्हें प्रोनाउंस करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, ठीक है।
सबसे पहले देखते हैं, संख्या लिटरली काउंट सीम्स टू हैव ओरिजिनेटेड फर्स्ट। तो यहाँ पर जो ये संख्या है इसका मतलब होता है काउंट, ठीक है। जो वो कह रहा है कि सबसे पहले क्या ओरिजिनेट हुआ, काउंट। According to the early Sankhya philosophy, the presence of divine agency is not essential to the creation of the world, and the world owes its creation evolution more to nature or प्राकृतिक than to God। तो यहाँ पर ये जो हमारी पूरी प्रकृति है, ठीक है, हमारा जो यूनिवर्स है, इसके क्रिएशन के लिए, इसके एवोल्यूशन के लिए ये भगवान को जिम्मेदार नहीं बताते हैं कि ये सब भगवान ने किया, गॉड ने किया, ठीक है, बल्कि क्या कहते हैं कि ये तो नेचर है जो खुद से क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है और इवॉल्व हुआ है। तो भगवान से ज़्यादा ही यहाँ पर ये किस पर जोर दे रहे हैं, ये नेचर पर, प्रकृति पर जोर दे रहे हैं, ठीक है। दिस वॉज अ रेशनल एंड साइंटिफिक व्यू। वो इसके पीछे एक रेशनल और साइंटिफिक व्यू बताते हैं। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं ना, साइंस में कोई हमें ये तो बताते ही नहीं है कि जो गॉड है उन्होंने इस वर्ल्ड को क्रिएट करा है ना, तो वहाँ पर हर चीज़ के लिए एक साइंटिफिक व्यू देखा जाता है। तो वैसे ही जो संख्या है यहाँ पर, वो हमें यही चीज़ बताने की कोशिश करती है। अराउंड द 4th century AD, इन द एडिशन टू प्रकृति, पुरुष और स्पिरिट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन एन एलिमेंट इन संख्या सिस्टम। बाद में जो स्पिरिट का जो सिस्टम है वो भी धीरे धीरे इसमें इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। एंड द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड वॉज एट्रीब्यूटेड टू बोथ। तो पहले तो सिर्फ ये किसकी बात कर रहे थे, एक साइंटिफिक व्यू की बात कर रहे थे, ये गॉड को उससे अलग रख रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये दोनों चीज़ों में बिलीव करने लगेंगे। जो संख्या सिस्टम वाले ये दोनों में बिलीव करेंगे, भगवान में भी और जो प्रकृति है उसमें भी, जो साइंटिफिक व्यू है उसमें भी। अकॉर्डिंग टू द न्यू व्यू, नेचर एंड द स्पिरिचुअल एलिमेंट टुगेदर क्रिएट द वर्ल्ड। अब इनका जो नया व्यू निकल कर आता है, एक सोचने का जो नया नज़रिया निकल कर आता है, वो ये होता है कि नेचर और जो स्पिरिचुअल जो एलिमेंट है, दोनों ने साथ में मिलकर इस वर्ल्ड को क्रिएट करा है। दस एट द आउटसेट द संख्या सिस्टम ऑफ फिलॉसफी वॉज मटीरियलिस्टिक। लेकिन जो संख्या सिस्टम की जो फिलॉसफी है, जो संख्या स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, वो पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक है। लेटर इट टेंडेड टू बिकम स्पिरिचुअलिस्टिक, ठीक है। तो शुरुआत में तो ये मटीरियलिस्टिक ही था, हर चीज़ के पीछे इनको एक रीज़न चाहिए था, एक लॉजिक चाहिए था, और ये चीज़ों को मतलब एक होता है ना, रिसोर्सेज को देखते थे ये। लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका जो स्पिरिचुअलिज्म है उसमें बिलीव बढ़ने लगा, है ना, क्योंकि भगवान में भी मानने लगे। इनिशियली अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, अ पर्सन कैन अटेन साल्वेशन थ्रू द एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज। इन्होंने कहा कि किसी भी इंसान को जो साल्वेशन है, जो मोक्ष है, वो मिलेगा जब उसके पास रियल नॉलेज होगी, ठीक है। एंड हिज माइजरी कैन बी एंडेड फॉर एवर, ओके। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड द हियरिंग, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो नॉलेज है आपको कैसे आएगी, ये आपको परसेप्शन के थ्रू आएगी, ठीक है, ठीक है, अनुमान लगाने से आएगी और हियरिंग से, जब आप चीज़ों को सुनोगे। सच अ मैथड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी। और ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। अब ये सब काम करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि नॉलेज आप गेन करोगे, और जब आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज गेन करनी पड़ेगी तो आप उसका परसेप्शन ज़रूर देखोगे, वहाँ पर आप अनुमान भी ज़रूर लगाओगे, और जो हियरिंग है, सुनना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें एक साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी की साइड लेके जाती है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। सांख्या सिस्टम में ये कहा गया, उन्होंने हर चीज़ को एक साइंटिफिक व्यू का, मतलब हर चीज़ का एक साइंटिफिक व्यू देखा, और वो गॉड में शुरू में उन्होंने बिलीव नहीं करा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हर चीज़ के जो होने का रीज़न है उसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। एक साइंटिफिक व्यू भी शामिल है उसमें, और जो गॉड है वो भी शामिल है, ओके। लेकिन ज़्यादा जो उनकी अप्रोच थी वो कौन सी थी, मटेरियलिस्टिक थी। बाद में जाके वो स्पिरिचुअलिज्म के को मानने लगे। बाद में फिर उन्होंने क्या कहा कि किसी भी चीज़ को अगर आपको फुली, आपको मोक्ष चाहिए, तो हमारे पास एक रियल नॉलेज होनी चाहिए। और रियल नॉलेज कैसे आएगी, साइंटिफिक सिस्टम को मानकर, जिसमें चीज़ें क्या बताई, परसेप्शन, इन्फ्रेंस और हियरिंग। तो ये हमारा पहला वाला कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी। सेकंड है योग। तो योग के बारे में तो हम सबको पता है। अकॉर्डिंग टू द योग स्कूल, अ पर्सन कैन अटेन साल्वेशन थ्रू द मेडिटेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन। यहाँ पर कहा है योग स्कूल में कि अगर आपको साल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, फिजिकल एप्लीकेशन, मतलब जो एक्सरसाइज वगैरह होती है ना, फिजिकली भी आपको फिट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ आप मेडिटेशन करते रहो, आपका फिजिकल एक्सरसाइज में भी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने जो प्लेजर है उन पर आप कंट्रोल करो, अपनी सेंसेस पर कंट्रोल करो, अपनी जो बॉडी की जो ऑर्गन है उन पर काबू करने की कोशिश करो। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन साल्वेशन, फिजिकल एक्सरसाइज इन वेरियस पोस्चर कॉल्ड आसन। हम सबको पता है जब हम कोई भी योगा वगैरह सीखते हैं तो उसमें बहुत सारे आसन के बारे में बताया जाता है, और हर आसन को करने का एक मतलब होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताया, जो प्राणायाम होता है उसको रिकमेंड करा। इट इज़ थॉट दैट
थ्रू दिस मैथड द माइंड गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द वर्ल्डली मैटर। उन्होंने कहा कि जब आप इन सब चीज़ों को करोगे, इन सारे मेथड्स को जब आप अडॉप्ट करोगे, तो आपका ध्यान हटेगा, जो दुनिया की आलतू फालतू जो चीज़ें हैं वहाँ से आपका ध्यान हटेगा, और आपको क्या अचीव होगा, आपको कंसंट्रेशन अचीव होगा। तो आपका जब माइंड डाइवर्ट होगा तो कंसंट्रेशन तो अपने आप ही आ जाएगी, और वही कंसंट्रेशन हमें हमारी लाइफ में अचीव करनी है। उन्होंने कहा ये जो एक्सरसाइज होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दे नॉट ओनली प्री सपोज सम डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी इन एशियन टाइम, कि ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी होती थी जब पुराने टाइम में इनकी डेवलपमेंट हुई थी। फिजियोलॉजी एनाटॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी थी। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें मन की शांति मिलती है, एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी बॉडी सही रहती है। बट दे ऑल्सो इंडिकेट अ टेंडेंसी टू रन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड डिफिकल्टी, और कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को भी इंडिकेट कर सकते हैं कि आप दुनिया भर की जितनी भी मुसीबतें हैं उनसे अपने आप को कैसे अलग रख सकते हो, उनसे कैसे आप अलग रह सकते हो। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे, आपके मन को शांति मिलेगी, फिर धीरे धीरे आप उसमें एक होते हुए चले जाओगे, तो आपके पास इतना वो रहेगा ही नहीं कि आप लोगों की जो उलझन है आप उसमें इन्वॉल्व हो, आपको खुद ही उनमें से मन हट जाएगा। तो ये था योग, ठीक है, योगा के बारे में। अब है न्याय के बारे में पढ़ते हैं। द स्कूल ऑफ एनालिसिस वॉज डेवलप एज अ सिस्टम ऑफ लॉजिक। ये जो स्कूल था ये काम करता था लॉजिक सिस्टम पे, ठीक है, हर चीज़ के पीछे इनको लॉजिक चाहिए था। साल्वेशन कैन बी अटेंड थ्रू द एक्विजिशन ऑफ अ नॉलेज। इनका भी यही मानना था कि जब आपके पास नॉलेज होगी तो आपको तभी मोक्ष मिल पाएगा, बिना नॉलेज के आपको मोक्ष भी नहीं मिल पाएगा। वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट, द वेरासिटी ऑफ द प्रपोजिशन स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड थ्रू इन्फरेंस, हियरिंग एंड एनालॉजी। इन्होंने भी ऊपर वही बात बताई। इन्फरेंस मतलब वही है कि अनुमान, हियरिंग, ठीक है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द लॉजिक इज गिवन बिलो, और ये कैसे लॉजिक देते थे कि देर इज़ अ फायर इन द माउंटेन, कि जो माउंटेन है उसके अंदर फायर है। क्यों है उसके अंदर फायर? क्योंकि वो स्मोक एडिट कर रहा है। वट एवर एमिट स्मोक कंटेन फायर सच एज हार्थ। तो मतलब हर चीज़ के पीछे इनका एक रीज़न होता था कि अगर यहाँ इस पहाड़ में वॉल्केनो, मतलब वॉल्केनो आपने देखा होगा ना, तो वो जो वॉल्केनो निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? क्योंकि नीचे कुछ उस पहाड़ में कुछ ऐसा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसकी वजह से हो रहा है। तो आप समझ रहे हो ना, ऐसे ही नहीं है कुछ भी बात सुनी और उस पर अंधविश्वास करके उसे बिलीव कर लिया, ये नहीं था। ये हमेशा लॉजिक पे स्ट्रेस डालते थे और दूसरों से भी यही चाहते थे कि वो लॉजिक का यूज़ करें। और दूसरे जो इंडियन स्कॉलर्स थे उन पर भी ऐसा ही चाहते थे कि वो भी लॉजिक का यूज़ करें। हु टुक टू सिस्टमैटिक थिंकिंग एंड रीजनिंग, ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक थिंकिंग और रीजनिंग को लेके ये लोग चलते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा लॉजिक का यूज़ करना सही मानते थे। वैशेषिका, ये जो स्कूल है यहाँ पर इसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है? डिस्कशन ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स, ठीक है। ये मटेरियल एलिमेंट्स को सबसे ज़्यादा डिस्कस करा है इसने। दे ड्रॉ लाइन बिटवीन पर्टिकुलरिटीज़ एंड देयर एग्रीगेट, जैसे कि कौन कौन से मटेरियल एलिमेंट पे इन्होंने काम करा है, किस पर डिस्कशन करा है, जैसे कि अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, स्काई है। व्हेन कंबाइंड गिव राइज टू न्यू ऑब्जेक्ट। इन्होंने बताया कि जब ये सारे द्रव, ठीक है, मिल जाते हैं, ये सारे मटेरियल मिल जाते हैं, तो ये क्या बनाता है? एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे बोलते हैं ना इंसान को भी कि इंसान यहीं की मिट्टी से बनता है और यहीं की मिट्टी में मिल जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसीलिए इन एलिमेंट्स पे ज़्यादा जोर डाला है। द वैशेषिका स्कूल प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी, ये एटम थ्योरी में बिलीव करते थे, एटम थ्योरी को यही लेकर आए थे। और इनका मानना था कि जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब किसके बने हैं? वो सब एटम्स के बने हैं। द वैशेषिका दस मार्क द बिगनिंग ऑफ फिजिक्स इन इंडिया, और कहीं ना कहीं ये जो फिलॉसफी थी, ठीक है ना, ये वैशेषिका जो स्कूल था ये फिलॉसफी का, इसी ने बिगिनिंग करी थी किसकी? फिजिक्स की, इंडिया में। क्योंकि पहले यही थे जिन्होंने एटम थ्योरी पे विश्वास किया था, एटम थ्योरी को मानते थे। बट द साइंटिफिक व्यू वॉज डायल्यूटेड बाय अ बिलीफ इन गॉड एंड स्पिरिचुअलिज्म। लेकिन धीरे धीरे जो उनका साइंटिफिक व्यू था वो डायल्यूट होता चला गया, क्योंकि इन्होंने भगवान में भरोसा करना शुरू कर दिया, स्पिरिचुअलिज्म में भरोसा करना शुरू कर दिया। और ये जो स्कूल था इसका विश्वास बढ़ गया हेवन और साल्वेशन दोनों में, ठीक है। ये हेवन में भी बिलीव करने लगा और साल्वेशन में भी। तो ये आप समझ गए वैशेषिका। तो मोटी मोटी बात तो यहाँ पर यही है कि ये कौन सी थ्योरी पे बिलीव करते थे? तो ये मटेरियल एलिमेंट्स की थ्योरी पे बिलीव करते थे। और मटेरियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमारे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई। इनका मानना जब ये चीज़ें आपस में मिलती हैं तो एक नए ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ किससे बनी है? एटम से बनी है। तो इसलिए ये एटम थ्योरी को भी मानते थे। मीमांसा,
मीमांसा लिटरली मीन द आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ये किस पर मानते थे? ये मानते थे रीजनिंग और इंटरप्रिटेशन। रीजनिंग वॉज यूज टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर वैदिक रिचुअल्स। तो ये चाहते थे कि जितने भी वैदिक रिचुअल्स किए जाते हैं उनका एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि क्यों 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 कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके पीछे की रीजनिंग तो हमें पता होनी चाहिए। और अगर हमें साल्वेशन करना है तो वॉज मेड इंडिपेंडेंट ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड अकॉर्डिंग टू द मीमांसा स्कूल द वेद कंटेन द एटर्नल ट्रुथ। तो मीमांसा स्कूल का मानना था कि जो वेद है उनके पीछे एक सच्चाई है, ठीक है, और उसी को हमें इंटरप्रिएट करना है। उसके पीछे एक जस्टिफिकेशन है जिसको इंटरप्रेट करना। हर चीज़ के पीछे जो वेद वगैरह हम जो करते थे, ठीक है, उसमें जो बहुत सारे जो यज्ञ वगैरह लिखे होते थे, तो उसके पीछे क्या है, एक रीजनिंग है। ऐसे ही नहीं बना दिया गया उनको। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस फिलोसफी वॉज टू एक्वायर हेवन एंड साल्वेशन। और इस स्कूल की भी जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट था इस फिलोसफी का वो यही था कि आप कैसे हेवन और साल्वेशन को एक्वायर कर सकते हैं। अ पर्सन विल एंजॉय द ब्लीस ऑफ हेवन सो लॉन्ग एज इज एक्यूमुलेटेड एक्ट ऑफ द वर्च्यू लास्ट। वैन इज एक्यूमुलेटेड वर्च्यू आर एग्जॉस्टेड ही विल रिटर्न टू अर्थ। ठीक है, तो उसका यही मानना था कि जब तक किसी भी इंसान के अगर जो कर्म है, ठीक है ना, और वो अच्छा है तब तक वो हेवन में रहेगा, और जब उसका वो जो वर्च्यू है वो खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो वापस से उसको कहाँ भेज देंगे, उसको अर्थ पर भेज देंगे। बट इफ ही अटेन साल्वेशन ही विल बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ डेथ इन द वर्ल्ड। लेकिन एक बार अगर उसे मोक्ष मिल गया, उसका साल्वेशन हो गया, ठीक है, फिर वो इस जीवन मृत्यु की जो ये साइकिल है इससे वो पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। और जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलेगा वो हेवन से अर्थ और अर्थ से हेवन, वो इस तरह से ही चलता रहेगी जो उसकी साइकिल है। In order to salvation, मीमांसा स्कूल strongly recommended the performance of वैदिक sacrifice। जो मीमांसा स्कूल थे वो strongly recommend करते थे वैदिक sacrifice को करने के लिए, ठीक है। उनका बड़ा मानना था कि जो वैदिक sacrifice है वो करने चाहिए। Which need the service of priest। तो इनका ये भी मानना था कि इसमें किसकी ज़रूरत होती है, जो प्रेस्ट वगैरह है उनकी ज़रूरत होती है। और यहाँ पर ये वर्ण सिस्टम को भी मानते थे कि इसके लिए एक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने की भी ज़रूरत है, तो इसलिए जो वर्ण सिस्टम है वो भी सही है। थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ द मीमांसा फिलोसफी द ब्राह्मण सॉट टू मेंटेन देयर रिचुअल अथॉरिटी एंड प्रिजर्व द सोशल हायरार्की बेस्ड ऑन द ब्राह्मणिज्म। तो यहाँ पर जो मीमांसा स्कूल था वो इस बात को पूरी तरह से प्रोपोगेट करता था कि जो ब्राह्मण्स है वो चाहे तो अपनी जो रिचुअल अथॉरिटी होती है वो उसको मेंटेन कर सकते हैं। जो सोशल हायरार्की चलती आ रही थी सोसाइटी में शुरू से, वो चाहते थे वो प्रिजर्व करके रहे। जो वर्ण व्यवस्था सब है वो इनको बहुत सही लगती थी। तो ये था हमारा मीमांसा स्कूल। देखिए यहाँ पर जो ये फिलॉसफी है हो सकता है थोड़ा आपको कंफ्यूज कर दे, क्योंकि अब पहली बार जब कोई भी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं तो जल्दी से नहीं समझ आती। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि इनके आप मोटे मोटे पॉइंट्स, आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप तैयार कर लीजिए कि मीमांसा स्कूल किसको सपोर्ट करता था, तो वैदिक सेक्रीफाइस को सपोर्ट करता था, वेदास को सपोर्ट करता था। तो आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो गया, क्योंकि वेदास को सपोर्ट करने वाले को हमें पता होता है, जो वेदा को सपोर्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो सोशल ऑर्डर को भी सपोर्ट करेगा, वो वर्ण सिस्टम को भी सपोर्ट करेगा, वो ब्राह्मण्स को भी सपोर्ट करेगा। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। उससे पहले जो हमने पढ़ा कि वो रीजनिंग में बिलीव करता था या वो लॉजिक पे बिलीव करता था। तो जहाँ जो इंसान लॉजिक पे बिलीव कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसकी सोच कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होगी। तो आप चाहे तो इसके ऐसे पॉइंट्स में इनको तैयार कर सकते हैं। आगे दूसरा स्कूल देखते हैं, वेदांता। वेदांता मीन्स द एंड ऑफ द वेदा, ठीक है। द ब्रह्म सूत्र ऑफ बद्रायन कंपाइल्ड इन द 2nd century BC फॉर्म इट्स बेसिक टेक्स्ट। तो यहाँ पर ब्रह्म सूत्र टेक्स्ट की बात की गई है। लेटर 2 फेमस कमेंट्रीज वर रिटन। उसके बाद 2 और इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज आती हैं, जो एक थी शंकरा की जो 9th century में आई थी, और दूसरी थी रामानुज की जो 12th century में आई थी। शंकरा कंसिडर्ड ब्रह्मा टू बी विदाउट एनी एट्रीब्यूट व रामानुज ब्राह्मण हैड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर जो शंकरा थे उन्होंने ब्राह्मण को जो ब्राह्मण है शंकरा कंसिडर ब्रह्मा टू बी विदाउट एनी एट्रीब्यूट, बट जो रामानुज है उन्होंने जो ब्रह्मा है उनको मतलब काफ़ी एट्रीब्यूट्स वगैरह मतलब उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया। शंकरा कंसिडर नॉलेज और जन टू बी द चीफ मीन्स ऑफ साल्वेशन। तो जो शंकरा है उन्होंने क्या बताया, जो नॉलेज है उन्होंने उसको मेन चीज़ बताया कि अगर आपको साल्वेशन चाहिए तो आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास एक राइट नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जो रामानुज है उन्होंने क्या बताया साल्वेशन का दरवाज़ा, उन्होंने कहा कि अगर आपको साल्वेशन चाहिए तो आपको डिवोटी होना पड़ेगा, आपको डिवोशन में, ठीक है ना, लविंग फेथ रखना पड़ेगा। आपने जैसे मैंने ऊपर कहा ना कि जो शंकरा है और रामानुज है दोनों की ही कमेंट्रीज में, दोनों में ही क्या फ़र्क है कि एक तो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे ब्रह्मा में, दूसरे का इतना बिलीव नहीं था, वो बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। तो वैसे ही उनकी आगे सोच बन गई। एक ने कहा कि हमें राइट नॉलेज रखनी है अगर हमें साल्वेशन चाहिए तो, लेकिन रामानुज ने क्या कहा कि हमें डिवोशन, भक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना, लविंग फेथ होना चाहिए। अब आप दोनों में फ़र्क समझ गए होंगे। वेदांता फिलॉसफी इज
that is to the earlier Upanishad, and according to it, Brahma is the reality and everything else is unreal. The self, soul, or Atma coincide with the Brahma. Therefore, if a person acquired the knowledge of the self Atma, he acquires the knowledge of Brahma, thus sustain the salvation. ठीक है, तो वेदांत जो फिलॉसफी थी, अभी हम जो हमने पढ़ा वो दो अलग अलग जो कमेंटेटर्स थे वो उनकी अपनी सोच थी। अब जो वेदांता की जो फिलॉसफी है वो किस पे बिलीव करती थी, वो अर्लियर जो उपनिषद थे उनका मानना था कि जो ब्रह्मा है वही रियलिटी है, उसके अलावा सब कुछ अनरियल है, सब कुछ मोह माया है। द सेल्फ, सोल और आत्मा कंसाइड विद द ब्रह्मा, जो हमारी खुद की जो आत्मा है वो किससे जुड़ी हुई है, वो ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। इफ अ पर्सन एक्वायर द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, ही एक्वायर द नॉलेज ऑफ ब्रह्मा। अगर आपने खुद के बारे में जान लिया तो आपने ब्रह्मा को जान लिया। दस अटेन द साल्वेशन, और यही आपके जो मोक्ष है उसके दरवाजे खोलेगा। बोथ ब्रह्मा एंड द आत्मा आर एटर्नल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, जो ब्रह्मा और जो आत्मा है वो अनंत है और वो कभी भी खत्म होने वाली कोई वो नहीं है कि उसका कभी भी एंड हो जाएगा। सच अ व्यू प्रमोट द आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी एंड अनचेंजेबिलिटी। अब इनकी ये जो व्यू था ये एक नई चीज़ को प्रमोट करता है, आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी को, अनचेंजेबिलिटी को, कि जब ये कभी ख़त्म ही नहीं होना है, ये एक अनंत सच है, तो अपने आप में स्टेबल भी हो जाता है और कभी ना बदलने वाली चीज़ भी हो जाती है। What is true spiritually could be true, or what is true spiritually could also be true of the social and the material situation in which a person is placed. The theory of karma came to be linked to Vedant philosophy. अब यहाँ पर जो theory of karma है वो लिंक करती है किससे, वेदांत फिलोसफी से। It means that in his person birth a person has to hear the consequences of his action performed in the previous birth. उनका मानना था कि इंसान जहाँ भी जन्म लेता है उसके आज के जीवन पर फर्क पड़ता है उसके उन एक्शन का जो उसका प्रीवियस बर्थ था, मतलब पुनर्जन्म में बिलीव करने वाली बात हो गई है। बिलीव इन रीबर्थ और पुनर्जन्म becomes an important element not only in the Vedant system but also in the several other system of Hindu philosophy. तो ये जो पुनर्जन्म वाली जो बात थी कि आपके पिछले जन्म का जो कर्म है वो आपके इस जन्म पर उनका आपको असर देखने के लिए मिलेगा, तो ये सिर्फ वेदांत स्कूल ही नहीं मानता था, जो वेदांत सिस्टम था सिर्फ यही नहीं मानता था, बल्कि जो दूसरी हिंदू फिलॉसफी थी वो भी इसमें बिलीव करती थी पुनर्जन्म में। इसमें कहा है कि जो लोग सफ़र करते हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपने उनको सोशली है ना वर्ल्ड में की वजह से सफ़र कर रहे हैं ना, बल्कि वो इसलिए कर रहे हैं दे नाइदर नो नॉर वॉट दे कैन कंट्रोल। ठीक है, कि मतलब पीपल सफर नॉट बिकॉज ऑफ सोशल और वर्ल्ड कॉजेज बट बिकॉज ऑफ कॉजेज वॉट दे नाइदर नो नॉर दे कैन कंट्रोल, कि जिनके बारे में उनको पता ही नहीं है और ना वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने की कोशिश करो, जैसे कि अगर आज हमें कोई दुख मिल रहा है, ठीक है, हम दुखी हैं, तो हमें तो ये लगता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया, लेकिन हमें सिर्फ इस जन्म की बातें याद है, हमें पुनर्जन्म की बातें याद नहीं है। तो हो सकता है कि हमने वहाँ पर कुछ ऐसा करा है जो हम आज यहाँ पर भोग रहे हैं। तो वेदांत हमें वही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है और हमें पता भी नहीं होता है ना। हम ऐसी ऐसी चीज़ें सफ़र करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्यों हो रही है और ना हमारे कंट्रोल में होती। तो ऐसा ये जो वेदांत सिस्टम है वो आपको बताना चाह रहा है। ओके, चारवाहक एंड द मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। By and large, the six system of philosophical teaching promote the idealistic view of life. तो ये जो 6 सिस्टम देखे हमने फिलोसफिकल टीचिंग के, ये प्रमोट करते हैं एक आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ को एक अलग तरीके से देखने के नज़रिए को, और कैसे आप जो साल्वेशन है, जो मोक्ष है, आप उसके पथ पर चल सकते हो और कैसे उसको अचीव कर सकते हो। जैसे कि हमने जो संख्या जो वैशेषिक का सिस्टम देखा, वो एक एडवांस सोच रखता है किसको लेके, मटेरियलिस्टिक व्यू को लेके। ठीक है, Kapil, the earliest exponent of Sankhya, teaches that man's life is shaped by the forces of nature, not by a divine agency. तो जो संख्या है उसके अंदर एक टीचर थे कपिल, ठीक है ना, उनका मानना है कि जो इंसान की जो ज़िंदगी है, जो उसकी लाइफ है, ठीक है, उसको शेप कौन देता है, फोर्सेस ऑफ नेचर, मतलब उसको नेचर फोर्स करती है उसकी लाइफ को बनाने बिगाड़ने पे, कोई डिवाइन एजेंसी नहीं। ठीक है ना, कोई ऐसी कोई डिवाइन एजेंसी का मतलब यहाँ पर उनका ऐसा हो जाता है कि कोई एनर्जी नहीं है, जो हम भगवान में बिलीव करते हैं ऐसी कोई डिवाइन एजेंसी नहीं है, बल्कि उसकी जो लाइफ को शेप देती है वो ये प्रकृति ही देती है। मटेरियलिस्टिक आइडिया ऑल्सो फिगर इन द डॉक्ट्राइन ऑफ अजीविकास। जो मटेरियलिस्टिक जो आइडियाज़ है, देखिए जो हमारा नेचर है वही तो मटेरियल है, क्योंकि हमें दिखता है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, तो वो एक मटेरियलिस्टिक आइडिया हो, वो एक मटेरियल हो गया। तो यहाँ पर उसी को मटेरियलिस्टिक आइडियाज़ कहा जा रहा है, और वो सारी चीज़ें कही हैं कि जो आजीविकाज है, ठीक है ना, उनके डॉक्ट्राइन्स में हमें पढ़ने को मिलेंगी। हेटेरोडॉक्स सेक्ट इन द टाइम ऑफ द बुद्धा। तो ये जो आजीविकाज है ये बुद्ध से जुड़े हुए थे, ठीक है, ये बुद्ध का ही एक सेक्ट था।
जो चार्वाक थे वो क्या मानते थे, वो भी मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी में ही बिलीव करते थे, विच केम टू बी नोन एज द लोकायुक्त, जो बाद में उनको क्या नाम है, लोकायुक्तन भी नाम मिलता है, विच मीन्स द आइडिया ड्राइव फ्रॉम द कॉमन पीपल। इसका नाम क्यों रखा लोकायुक्त, क्योंकि ऐसा मानते थे कि ये वो आइडिया है जो कॉमन पीपल से अराइज हुआ है। इट अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड एंड द शोड अ लैक ऑफ बिलीफ इन द अदर वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये जो लोग थे ये ऐसा मानते थे, जो ज़्यादा जो कॉन्टैक्ट रखते थे, ये मानते थे कि जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये वर्ल्ड, ठीक है ना, और यहाँ पर जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो इस वर्ल्ड में है, ये उसमें बिलीव नहीं करते थे, किसी दूसरी दुनिया वगैरह जैसी कोई बात में बिलीव नहीं करते थे। ही वॉज अपोज टू द क्वेस्ट फॉर द स्पिरिचुअल साल्वेशन। और जो चार्वाक थे ये स्पिरिचुअलिज्म में तो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे कि उससे आपको कोई साल्वेशन मिल सकता है। ही डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिवाइन सुपर नेचुरल एजेंसी। ये किसी भी डिवाइन पावर में, किसी भी सुपर नेचुरल पावर में बिलीव नहीं करते थे। ये क्या मानते थे, एग्जिस्टेंस एंड रियलिटी ऑफ ओनली दोज थिंग दैट कुड बी एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमन सेंसेस एंड ऑर्गन। ये कहते थे ये असल में वही चीज़ एग्जिस्ट करती है, वही रियलिटी है जिसको हम छू सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइड अ क्लियर लैक ऑफ फेथ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रह्मा एंड गॉड। तो ये जो चार्वाक थे ये पूरी तरह से इनका ऐसा मानना था कि ना तो ब्रह्मा है ना भगवान है, उन दोनों की होने में ये बिलीव नहीं करते थे। इनके अकॉर्डिंग द ब्राह्मण्स मैन्युफैक्चर रिचुअल इन ऑर्डर टू एक्वायर गिफ्ट, कि जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने ये सिर्फ रिचुअल वगैरह सिर्फ इसलिए बनाए हैं क्योंकि उनको गिफ्ट चाहिए, उनको दक्षिणा चाहिए। To discredit the Charvak, his opponent highlight only one of his teaching, and according to it, a person should enjoy himself as long as he lives. He should borrow to eat well. However, Charvak's real contribution lies in his मटेरियलिस्टिक आउटलुक। ठीक है, तो इनका जो मेन यही है कि इनका जो मेन आइडिया था वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखने वाला था। ये किसी भी डिवाइन पावर में, सुपर नेचुरल जो एजेंसीज वगैरह है उसमें बिलीव नहीं करते थे। इन्होंने क्या बताया कि अगर सेंटर में कोई है तो वो जो खुद है वो आदमी है, ठीक है ना। The school of philosophy with the emphasis on the materialism developed in the period of expanding economy and society between 500 BC and 300 AD। तो ये जो स्कूल्स थे फिलोसफी वाले, ये सबसे ज़्यादा जो बनाए गए, ठीक है ना, जो ये मटेरियलिज्म है ये सबसे ज़्यादा अगर बढ़ा तो वो टाइम पीरियड था 500 BC से 300 BC वाला। द स्ट्रगल अगेंस्ट द डिफिकल्टी प्रेजेंटेड बाय नेचर इन फाउंडिंग सेटलमेंट लीडिंग डे टू डे लाइफ इन द गैंगेटिक प्लेन। धीरे धीरे जब लोग इन सब चीज़ों के बीच में, ये टाइम ऐसा था कि इसके बीच में लोगों की लाइफ में और भी बहुत स्ट्रगल चल रहे थे, ठीक है। वो स्ट्रगल कैसे थे कि नेचर के बीच में अपने आप को सेटल करना, उनकी डे टू डे लाइफ जो गैंगेटिक प्लेन के आसपास जो लोगों ने सेटअप कर रखी थी, लीड टू द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ आयरन बेस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर धीरे धीरे जब लोगों की ग्रोथ हो रही थी तो अब उन्होंने जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, जो आयरन का यूज़ है वो भी शुरू कर दिया था। तो ये वो वाला टाइम था। द यूज़ ऑफ मेटल मनी, ठीक है, एंड द थ्राइविंग ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पर सब आप देख सकते, सब मटेरियल यूज़ हो रहा है जो हमें नेचर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसलिए जो मटेरियलिज्म है उसका यहाँ पर डेवलप होना ज़रूरी बहुत ज़्यादा हो गया। लोगों का बिलीव बढ़ गया, क्योंकि हमें सब चीज़ें यहाँ कौन दे रहा था, नेचर ही तो दे रहा था। अगर मान के चलो कि नेचर हमें ये सब चीज़ें ना प्रोवाइड करे, ये मटेरियल हमारे पास ना हो, तो क्या होगा, लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो ये बिलीव था, ये जो आइडिया था, ठीक है, ये इस टाइम पर ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस टाइम पर ही लोगों को नेचर से फ़ायदा हो रहा था। द न्यू इन्वायरमेंट गिव राइज टू अ साइंटिफिक एंड द मटेरियलिस्टिक आउटलुक। तो अब ये जो इन्वायरमेंट था जो लोगों के बहुत काम आ रहा था, इसने एक नया साइंटिफिक और जो मटेरियलिस्टिक आउटलुक था वो लोगों की नज़र में रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। और यही चीज़ हमें जो चार्वाक की जो फिलॉसफी है उसमें देखने के लिए मिलता है। By the 5th century AD, materialistic philosophy were overshadowed by the exponent of idealistic philosophy, which constantly criticized it and recommended the performance of rituals. अब होता क्या है, 5th century AD के आसपास जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी थी उसको ओवरशैडो कर दिया गया। ओवरशैडो किसने किया, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी ने, क्योंकि जो आइडियलिस्टिक जो फिलॉसफी थी वो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी को हमेशा क्रिटिसाइज करती थी। आइडियलिस्टिक जो फिलॉसफी थी उसको मानने वाले क्या रिकमेंड करते थे कि हमें रिचुअल्स परफॉर्म करने चाहिए, ठीक है, हमें स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करना चाहिए अगर हमें साल्वेशन चाहिए तो। वो सुपर नेचुरल पावर्स को भी मानते थे। उन्होंने क्या कहा कि जो उन्होंने कोशिश करी कि जो ये साइंटिफिक इंक्वायरी, जो लोगों के मन में जो एक साइंटिफिक व्यू की जो प्रोग्रेस हो रही है, इसको पूरी तरह से क्या कर दे, इसको दबा दें, ठीक है। जो रेशनल थिंकिंग है लोगों की उसको भी दबा दें। इवन द इनलाइटेड फाउंड इट डिफिकल्टी टू क्वेश्चन दैट प्रिविलेज ऑफ द प्रिस्ट एंड वॉरियर। यहाँ तक कि उस साइंटिफिक व्यू को इस कदर दबा दें कि लोग ये भी क्वेश्चन ना कर सकें कि जो प्रिस्ट हैं, जो वॉरियर हैं, सिर्फ उन्हीं को सारे प्रिविलेजेस क्यों मिलते हैं। क्योंकि अब जब लोग मटेरियलिस्टिक अप्रोच में बिलीव करेंगे और ये बाकी के जो सोशल ऑर्डर है, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी है, इसको नहीं मानेंगे, तो लोगों के मन में सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा कि आपको इतनी प्रिविलेज क्यों और मुझे क्यों नहीं।
तो यहाँ पर ये इसलिए कभी नहीं चाहते थे कि लोग जो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी है उसको छोड़ के मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी की तरफ बढ़े। वो चाहते थे लोग किसमें बिलीव करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करें। Steeped in the idealistic salvation school of the philosophy, the people could resign themselves to the inequities of the one-based social system and strong authority of the state represented by the king। क्योंकि लोगों ने क्या शुरू कर दिया था, लोगों का जब विश्वास बढ़ता चला गया मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी में, तो उन्होंने ये वर्ण व्यवस्था में से निकलना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर तो वो क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी थी, इसको दबाने के लिए जो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया गया, और कहीं ना कहीं उसने जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है उसको क्या शुरू कर दिया, उसको दबाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं कोई फ़िलासफ़ी की टीचर नहीं हूँ, लेकिन जितनी मुझसे कोशिश हो सकती थी मैंने आपको यहाँ पर उतना अच्छा समझाने की कोशिश करी। बाकी इस चैप्टर को अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जो की पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप हर टॉपिक के लिए हर यहाँ पर जो भी ये हेडिंग्स दी हुई हैं, हर हेडिंग के अंदर आप अपनी 2-4 सब हेडिंग बना सकते हैं, और उससे आपको बहुत इजीली ये सब अच्छे से ध्यान में रहेगा और याद भी हो जाएगा। क्योंकि ये जो स्कूल से एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके प्रिंसिपल्स पूछ ले जाते हैं कि कौन सा स्कूल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा चैप्टर नंबर 30, जिसमें हम कल्चरल इंटरेक्शन विद एशियन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी तरह की PDF वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी और टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सभी वीडियोज़ का। थैंक यू।